कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन में पीएफआई की भूमिका अब सामने आ रही है। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या पूरी आग को भड़काने का काम पीएफआई ने किया था। पीएफआई की भूमिका का पहला सबूत राजस्थान के ब्यावर में मिला। आपको बता दें कि ब्यावर में 10 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएफआई के लोगों ने न सिर्फ हिस्सा लिया था बल्कि आयोजन में अहम जिम्मेदारी भी निभाई थी। देखिए, ये फ्राइडे की घटना है। फ्राइडे को नमाज करने के बाद जो नमाज पढ़ के लोग बाग एसडीएम कार्यालय गए थे और उसी में से कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरह की नारेबाजी की थी। तो पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पे थी और हम हर चीज़ की, क्योंकि इस तरह का इवेंट होता है तो हम वीडियोग्राफी करके उस इवेंट को पूरा कैप्चर करते हैं। उसके बाद जो हमको लगता है कि सस्पिशियस हैं या जिन्होंने गलत एक्शन लिया है, जो है सांप्रदायिक तत्व हैं या जो है शांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ हमने एक 108 सीआरपीसी होते हैं, तो उसी के तहत इस केस में इफेक्टिवली 5 लोगों के खिलाफ 108 सीआरपीसी का एक्शन लिया गया था। वहीं पटना में पकड़े गए महबूब अहमद के मोबाइल से गजवाए हिंद ग्रुप से जुड़े हुए लोगों की जानकारी मिली है। एसपी मनीष कुमार ने कहा कि गजवाए हिंद मामले में गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल में चैट मिले हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर जो लिंक्स मिले हैं वो भड़काऊ और उन्मादी हैं। उसके संपर्क हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। हमारे पास अभी तक जो भी सबूत हाथ लगे हैं उससे ये साबित होता है कि वो पीएफआई के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है। और उधर फुलवारी शरीफ मामले में गिरफ्तार अतहर परवेज और अरमान मलिक का पटना पुलिस की स्पेशल टीम और एटीएस को 48 घंटों की रिमांड भी मिल गई है। गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं। और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशनल है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। आईबी को यह जानकारी मिली थी कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही है, जिसके बाद नया टोला इलाके में छापेमारी कर अतहर और जलालुद्दीन को पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार की और उसके बाद पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर से प्रशिक्षण देने वाले और साथ ही प्रशिक्षण लेने वाले लोग भी पहुंचते थे। और ये सामने दानापुर पूर्वी कॉलोनी है जहां पर एक मस्जिद और मदरसा दोनों मौजूद है। जो प्रशिक्षण देने आने वाले लोग थे, जो बाहर से बिहार पहुंचते थे, वो यहाँ पर आकर ठहरते थे। तो साथ ही जो प्रशिक्षण लेने वाले लोग थे वो भी इस मदरसे और मस्जिद में आकर ठहरते थे। जिसके बाद जब पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद जानकारी मिली, उसके बाद यहाँ पर पुलिस की स्पेशल टीम और एटीएस की टीम यहाँ पर छापेमारी की थी। जो लोग मौजूद थे यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई। जाहिर सी बात है, यह पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि मस्जिदों से और मदरसों से देश विरोधी गतिविधियां चलाई जाती रही हैं और उसी का यह नमूना भी सामने आया है। जो इंटेलिजेंस से जानकारी मिली, जो आईबी से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पटना के कई ऐसे इलाके हैं, मदरसे हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर से लोग आकर वहां पर ठहरते थे। जो प्रशिक्षण लेने वाले थे वो भी उस इलाके में ठहरते थे, उस जगह पर ठहरते थे। बिहार के बाद अब पीएफआई के तार यूपी तक पहुंच गए हैं। लखनऊ में पटना पुलिस की स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने कार्रवाई की। कार्रवाई में टीम ने लखनऊ से वकील नुरुद्दीन जुंगी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जुंगी पर पीएफआई के सदस्यों की मदद का आरोप लगा है। तो पीएफआई और एसडीपीआई पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ से नुरुद्दीन जुंगी को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई की गई है।
लुलु मॉल के बाद अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का विरोध बढ़ गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रतिनिधिमंडल रेलवे अधिकारियों से मिला और पाबंदी के बावजूद रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसे लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जीआरपी को एक आवेदन भी दिया है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को शाम करीब 7 बजे एक आदमी ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नमाज पढ़ी थी। ये हमारे पास हिंदू महासभा के श्री शिशिर चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र में जो तथ्य लिखे गए हैं उसकी प्रथम दृष्टया हम लोग जांच कर करके जो जीआरपी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी तथ्य आते हैं और जो हमारे अधिकार के जो क्षेत्र हैं उनके स्तर पर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उदयपुर की समीना थाना पुलिस ने 3 धमकीबाजों को गिरफ्तार किया है। धमकीबाजों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर एक आदमी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में शाहिद नवाज, अब्दुल मुतलिब और गुफरान हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि ये तीनों आरोपी कन्हैयालाल हत्याकांड की साजिश में भी शामिल हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की का पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ा दावा किया गया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अब तक यूक्रेन के युद्ध में रूस के 38,000 से ज्यादा सैनिकों और मिलिशिया की मौत हो चुकी है और जुलाई में ही रूस को 50,000 मौत का सामना करना पड़ सकता है। यानी रूस के मरने वाले सैनिकों की तादाद 50,000 तक जा सकती है। इस बड़े नुकसान को देखते हुए अब पुतिन ने ईरान जाने का फैसला किया है। चिड़िया की मानिंद हवा में दुश्मन के ठिकाने की रेखी करते हैं। दुश्मन देश के सैनिक के गश्त की पूरी जानकारी देते हैं। दाम भी है कम और पहुंच है लाजवाब। ऐसे में कौन नहीं मुरीद होगा इन ड्रोन के। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसीलिए तो ईरान जा रहे हैं। फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ जारी भीषण युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दूसरे विदेशी दौरे पर ईरान की राजधानी तेहरान में होंगे। इसे एक अहम दौरा माना जा रहा है। तेहरान में वो अपने ईरानी समकक्ष इब्राहिम रईसी और तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन के साथ सीरिया शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाइडेन प्रशासन की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान रूस को जल्द ही सैकड़ों ड्रोन बेचने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवाल ने सोमवार को कहा था, हमारी जानकारी बताती है कि ईरानी सरकार रूस को कई 100 ड्रोन देने जा रही है। इनमें हथियारों के इस्तेमाल करने में सक्षम ड्रोन भी शामिल हैं। हमें पता चला है कि ईरान इन ड्रोन्स का उपयोग करने के लिए रूसी सेनाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी भी कर रहा है। दिलचस्प ये है कि अमेरिका के इन दावों के एक दिन बाद रूस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति पुतिन अगले सप्ताह तेहरान का दौरा करेंगे। हालांकि रूस ने ड्रोन के बारे में अमेरिकी दावे की ना तो पुष्टि की है और ना ही इसे गलत बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन सीरिया पर बातचीत के लिए अपने ईरानी समकक्ष रईसी के साथ साथ तुर्की के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। रूस 2019 से ही ईरानी ड्रोन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ईरान के ड्रोन रूसी मिसाइलों से कई गुना सस्ते भी हैं और असरदार भी। विशेषज्ञों का तर्क है कि रूस यूक्रेन की जंग में मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रूस को ईरान से ड्रोन खरीदने की नौबत क्यों आई? जब रूस को पहले से ही ड्रोन बनाने में महारत हासिल है तो फिर उसके सामने वो कौन सी परेशानी है जिसके चलते वो ईरान से सौदा करने जा रहा है? ड्रोन तो वैसे रूस भी बनाता है, लेकिन प्रतिबंध के कारण उत्पादन ठप है।
दूसरी अहम बात यह है कि ईरान के ड्रोन सस्ते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नवीनतम ईरानी ड्रोन को विशेष रूप से एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। बताया जाता है कि ईरान में बनाए गए ड्रोनों का इस्तेमाल सऊदी अरब के अंदर तेल के ठिकानों पर हमलों के लिए भी किया गया है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नौसेना के ठिकानों पर हमले के लिए भी बनाया गया है। ये रूस के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि ये यूक्रेन की एयरफोर्स के ठिकानों को नष्ट करने में काम आ सकता है। जानकारों का मानना है कि ब्लैक सी में यूक्रेन के ठिकानों पर हमलों के लिए भी ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 तरह के ड्रोन बनाए हैं। एक वो जो अपने मिशन के बाद बेस पर लौट सकते हैं और दूसरे वो छोटे ड्रोन जो हमले के दौरान नष्ट हो जाते हैं। छोटे ड्रोन एक तरह से अपने एक तरफा मिशन के कारण आत्मघाती ड्रोन या कामिकाजी ड्रोन के रूप में जाने जाते हैं। ईरान का रूस को किसी भी तरह के ड्रोन उपलब्ध कराना राजनीतिक तौर से भी ईरान के लिए महत्वपूर्ण है। तेहरान रूस का उसके मुश्किल समय में साथ दे रहा है और एक ऐसे समय में इसके काम आ रहा है जब प्रतिबंधों ने रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से दुश्मनी ने दोनों देशों को और नजदीक कर दिया है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो यूक्रेन में चल रही जंग के लिए पूर्वी यूरोप में नेटो के विस्तार को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में सशस्त्र ड्रोन का प्रमुख तौर से इस्तेमाल कर रहा है। रूस को महायुद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को तुर्की से मिले ड्रोन के चलते हुआ है। तुर्की से मिले ड्रोन के चलते ही ज़ेलेंस्की अभी तक युद्ध में खड़े दिख रहे हैं और यही वजह है कि रूस की इतनी बड़ी सेना को नाकों चने चबवा दिए हैं। अब तक यूक्रेन ने TB2 जैसे ड्रोन का व्यापक उपयोग किया है। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन ने TB2 ड्रोन का उपयोग राजधानी कीव पर रूसी हमले को नाकाम बनाने जैसे ऑपरेशन में कामयाबी से अंजाम दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी के हमलों के लिए छोटे आत्मघाती ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया है। रूस के रोस्तोक क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी पर हमला भी इन हमलों में शामिल है। लेकिन रूस ने अब तक युद्ध में सशस्त्र ड्रोनों का इतना व्यापक इस्तेमाल नहीं किया है। रूसी इस्तेमाल यूक्रेन के ठिकानों की निगरानी तक ही सीमित रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के बाद ईरान यात्रा पुतिन की दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले पुतिन ने जून के आखिरी हफ्ते में ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन से मुलाकात की। राखमोन को पुतिन का करीबी सहयोगी कहा जाता है। सवाल है कि ईरान रूस पर इतना मेहरबान क्यों दिख रहा है? इसका जवाब तलाशने के लिए आपको ईरान रूस की दोस्ती का बैकग्राउंड समझना होगा। रूस और ईरान के बीच संबंध जटिलता और पेचीदगी लिए हुए हैं। सोवियत संघ के जमाने में ईरान को यह खतरा था कि रूस ईरान की खाड़ी में अपना साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाकर ईरान को साम्यवादी देश बना देगा। 1975 से 1989 के दौरान अफगानिस्तान पर हमले, 1980 से 1988 के दौरान ईरान इराक युद्ध पर सोवियत यूनियन की कड़ाई से तटस्थ रहने की नीति और युद्ध के अंतिम चरण में सोवियत यूनियन द्वारा इराक को सैनिक सहायता ऐसे मुद्दे थे जिससे दोनों देशों के बीच मामलों में जटिलता आई। हालांकि राष्ट्रीय हितों और बदलती हुई राष्ट्रीय नीतियों के कारण मॉस्को और तेहरान के बीच संबंधों में सुधार आया है, जो अब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 1990 के दौरान रूस और ईरान को पश्चिमी जगत से अलगाव का मुंह देखना पड़ा। पश्चिमी देश रूस की साम्यवादी नीति और उसके द्वारा महाशक्ति बनने संबंधी महत्वाकांक्षा को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। दूसरी ओर ईरान द्वारा अमेरिकी दूतावास के कार्मिकों को नजरबंद करना और ईरान इराक युद्ध के दौरान अरब जगत को ईरान से उत्पन्न खतरे के कारण अलग करने की ये प्रक्रिया अमल में आई। 1990 के अंत के दौरान और 2009 में रूस और अफ्रीका के बीच नई नीति शुरू होने से उनके द्विपक्षीय संबंधों में बिगाड़ शुरू हुआ।
इस बिगाड़ का कारण रूस का ईरान को S-300 रक्षा प्रणाली देने से इनकार, ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम में तटस्थता थी। 2012 से लेकर अब तक अरब स्प्रिंग की शुरुआत और सीरिया से संबंधित संकट के गहराने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ने शुरू हुए। रूस और ईरान मध्य एशिया, काकेशस और सीरिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों का मिलकर सामना कर रहे हैं। 2012 में दोनों के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ। चेचन्या में अलगाववादी आंदोलन रूस के लिए बड़े राष्ट्रीय खतरे हैं। चेचन्या में सुन्नी मुसलमानों का बाहुल्य है और ईरान चेचन लोगों के खिलाफ मॉस्को के युद्ध का इसलिए समर्थन करता है क्योंकि उसका मानना है कि ये रूस का आंतरिक मामला है। वो मॉस्को के दावे का इसलिए भी समर्थन करता है कि चेचन्या, दागिस्तान, मध्य एशिया में इस्लामी उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों और अफगानिस्तान में 2014 के बाद की स्थिति के कारण रूस और ईरान एक दूसरे के निकट आ गए हैं। इस्लामी मिलिटेंट राजनीतिक समूह हिजबुल्लाह और हमास के साथ ईरान के निकट संबंध होने के कारण वो रूस को अल-कायदा और दूसरे सुन्नी उग्रवादियों से लड़ने में मदद कर सकता है। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य पर रूस, अमेरिका के हस्तक्षेप और बल प्रयोग संबंधी एक पक्षीय विदेश नीति के खिलाफ ईरान के जबरदस्त समर्थक के रूप में सामने आया है। ईरान ने रूस के अन्य देशों के मामलों में दखल न देने और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से कौशलपूर्ण कूटनीतिज्ञता के जरिए सुलझाने संबंधी विदेशी नीति की प्रशंसा की है। ईरान ने रूस के साथ अपने संबंध बढ़ाकर रूस से सलाफिस्ट आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी सहायता प्राप्त की है। सलाफिस्ट आतंकवादी समूह एक सुन्नी पंथ है जो पश्चिम एशिया के देशों में फैला हुआ है। ये संगठन सीरिया सहित आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहा है। ईरान के तेल का वैश्विक मंडियों में निर्यात, मध्य एशिया, कैस्पियन सागर और पश्चिम एशिया का विवाद रूस और ईरान के बीच विवाद बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल ईरान और रूस दोनों के दुश्मन एक हैं। अमेरिका, जिसकी मदद के बगैर यूक्रेन का इतने दिनों तक युद्ध में टिके रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पुतिन की ईरान और तुर्की की यात्रा उस वक्त हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं। जाहिर है पुतिन और बाइडेन की इन यात्राओं पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि तुर्की यूक्रेन रूस के बीच मध्यस्थता भी कर रहा है और ईरान की पुतिन यात्रा अमेरिका को सीधा संदेश भी है कि रूस रुकने वाला नहीं। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस और मॉल प्रशासन की तमाम रोक के बाद भी दो लड़कों ने मॉल के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मॉल के अंदर दो लड़के जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। इस दौरान आसपास से कई लोग गुजरते भी दिखाई दिए, लेकिन दोनों लड़के अपनी धुन में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। थोड़ी देर बाद वहां एक महिला सुरक्षा कर्मी पहुंच गई, लेकिन उसने भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि दोनों लड़के करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। हालांकि बाद में दोनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना के बाद वहां के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया। उनकी जगह पर शैलेंद्र गिरी को तैनात किया गया है, जबकि डीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी का तबादला कर दिया गया। लेकिन इस घटना से पहले करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के सदस्य हनुमान चालीसा पढ़ने मॉल पहुंच गए थे। हिंदू संगठन के लोगों के हाथों में भगवा झंडे थे और वो जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। सभी लोग मॉल के अंदर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद सारे लोग मॉल के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो वो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने मॉल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस घटना के बाद मॉल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। असल में ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 13 जुलाई को लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद हिंदू महासभा ने मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया था। और अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया। सिंहदेव अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहेंगे। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। टीएस सिंहदेव ने सीएम को दिए गए इस्तीफे में बताया कि प्रदेश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा योजना में भी हस्तक्षेप की बात कही है।
उधर टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार को निशाने पर ले लिया। रमन सिंह ने कहा कि टीएस सिंहदेव जी के इस्तीफे से ये बात साफ हो गई कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच भारी मतभेद है। भूपेश सरकार में मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है। अभी तो एक ने इस्तीफा दिया है। सभी मंत्रियों और विधायकों के मन में भी भारी आक्रोश है। देखना बड़ा विस्फोटक होगा। तो निशाने पर भी आ गए हैं और पूर्व सीएम की तरफ से निशाना साध दिया गया है। कहा यह गया कि सीएम और बाकी मंत्रियों के बीच कोई तालमेल नहीं है, उनके बीच भारी मतभेद चल रहा है। कि किसी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को ना अपने विभाग में काम करने का अधिकार है, ना वो प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते, ना वो आवास योजना में उनको पैसा दे सकते, ना सहायक जो हमारे कर्मचारी हैं परियोजना अधिकारी उनको हटाने का काम, फिर उनको वापस लेने का काम, पुनर्नियुक्ति का काम लिया गया है। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरा सभी मंत्रियों की है। कोई इस्तीफा दे दिया है थोड़ा हिम्मत करके, बाकी लोग मन ही मन में आक्रोशित हैं, नाराज हैं। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब की दुकान के खिलाफ स्कूल के बच्चों ने मोर्चा खोल दिया और दुकान को बंद कराने की जिद पर अड़ गए। बताया गया कि जिस जगह पर शराब की दुकान खोली गई है वहां से थोड़ी दूर पर स्कूल है और इसी वजह से वहां पढ़ने वाले बच्चों ने शराब दुकान को बंद कराने के लिए सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे दुकान के बाहर जमा हो गए और लाउडस्पीकर की मदद से दुकान बंद कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान वहां गांव के लोगों की भी भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी जो बच्चों के साथ मिलकर शराब की दुकान बंद कराने के लिए अड़ी थीं। असल में कुछ दिन पहले इस शराब की दुकान को किसी और जगह से शिफ्ट किया गया था। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में पहले से ही शराब की 2 दुकान हैं। उसके बाद भी नियमों को ताक में रखकर नई दुकान स्कूल के पास खोल दी गई। अमेरिका हमेशा मिसाइलों को जंग में जीत की गारंटी मानता है। मिसाइलों से अमेरिका अपने दुश्मनों को डराता भी है, धमकाता भी है और हमले भी करता है। रूस अब तक यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा मिसाइलों के हमले कर चुका है। 50,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की मिसाइलें पुतिन इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन युद्ध का रिजल्ट क्यों नहीं आया? मिसाइल पावर युद्ध में किसी भी देश की मसल्स पावर होती है। पावरफुल मिसाइलें बनाने वाले देश बिना सेना का इस्तेमाल किए ही दुश्मन देशों को डरा देते हैं और घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। रूस ने अपने हथियारों के जखीरे से एक से बढ़कर एक मिसाइलें निकाली। यूक्रेन पर हजारों की संख्या में मिसाइलें दागी। इसके बाद भी ना तो यूक्रेन झुका और ना ही यूक्रेन के आसमान पर रूस का कब्जा हुआ। यूक्रेन बर्बाद तो होता गया, लेकिन यूक्रेन न झुका और ना ही टूटा। तो ऐसे में अब दुनिया भर में सवाल रूस की मिसाइल पावर पर उठ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि रूस की मिसाइलों की ताकत यूक्रेन के जंगी मैदान में फेल हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या फिर ये मान लिया जाए कि रूस की मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर सकी है, या फिर रूस जानबूझकर युद्ध लंबा खींचने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल ही पूरी क्षमता के साथ नहीं कर रहा है।
रूस यूक्रेन महायुद्ध को 140 से ज्यादा दिन बीत गए हैं और रूस की मिसाइल लगातार कहर बनकर बरस रही है। लेकिन यूक्रेन का जज्बा जंगी मिसाइलों की ताकत पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की मिसाइल पार फेल हो गई। आखिर मॉडर्न वेपन्स के इस नए युग में मिसाइल कितनी उपयोगी है? यूक्रेन का युद्ध पुतिन और पूरी दुनिया को क्या सबक देता है, सब बताएंगे आपको। एक हफ्ते बाद यूक्रेन और रूस के युद्ध को पूरे 150 दिन हो जाएंगे। इन 150 दिनों में अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। ये बीते 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया में किसी भी देश पर फायर की गई सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस को उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यूक्रेन की संस्कृति और सूचना मंत्रालय ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज रिलीज किया है। रूस ने यूक्रेन के शहर विन्निचा में मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था। इस सीसीटीवी में दिख रहा है कि पास के एक चौक में हमले के बाद पैदल चलने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक छोटा बच्चा साइकिल से गिर जाता है। जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। एक काला साया आकर पूरे वीडियो पर छा जाता है और मिसाइलों के फटने के बाद टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। ये विन्निचा का वही हमला है जिसमें 23 लोगों की मौत का दावा किया गया है और 100 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन सरकार की तरफ से इसकी ताजा तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें शहर में उठता हुआ धुआं साफ नजर आ रहा है। जली हुई कारें कयामत का मंजर दिखा रही हैं। क्षतिग्रस्त इमारतें शहर के लोगों के दिलों में दहशत भर रही हैं। लाशों को निकाला जा रहा है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाया जा रहा है। पूरा शहर धुआं नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह फैली तबाही लोगों में दहशत भर रही है। लेकिन हर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के लोग और सरकारी कर्मचारी पूरे जी जान से मलबा साफ करने में लग जाते हैं। मिसाइल के लगातार इस्तेमाल के बाद भी यूक्रेन रूस का डटकर सामना कर रहा है और पश्चिमी देश रूस की मिसाइलों को असफल ठहरा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने तो इसे लेकर डेटा भी जारी किया है। यूक्रेन के लोग पुतिन की मिसाइल पावर के सामने झुकने को तैयार नहीं नजर आ रहे। Уражено цивільні об'єкти. Це площа, де було зазвичай багато людей, де гуляли люди з дітьми. На жаль, серед загиблих є і діти. Кількість. क्या रूस की मिसाइलों में दम नहीं है या फिर मामला कुछ और है? समय समय पर यह देखा गया है कि पूरी दुनिया के अखबारों ने रूस की मिसाइलों की ताकत पर लंबे लंबे लेख लिखे हैं। अगर रूस की KH-22 मिसाइल की ही बात करें तो खुद ब्रिटेन ने आशंका जताई थी कि रूस की KH-22 मिसाइल का उपयोग यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचा रहा है। ब्रिटिश सेना के एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में एंटी शिप KH-22 का इस्तेमाल जमीनी हमलों के लिए कर रहा है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसके हमले से जमीन पर 14 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है।
H-22 मिसाइल 5600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरकर 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन का आरोप है कि इस मिसाइल को आम लोगों के खिलाफ जमीन पर भी यूज किया जा रहा है। 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम ये मिसाइल H-22 दुनिया की बहुत पावरफुल मिसाइल मानी जाती है, लेकिन अमेरिका इसके बावजूद भी रूस के मिसाइल हमलों को सफल मानता ही नहीं है। अमेरिका का दावा है कि निशाना लगाकर हमला करने वाली रूसी मिसाइलें 60% तक असफल रही हैं, यानी रूसी मिसाइलें 100 में से 60 बार टारगेट हासिल नहीं कर सकी हैं। अगर 20% से ज्यादा टारगेट में सो रहे हैं तो इसे एक बड़ा फेलियर माना जाएगा। अमेरिका की तरफ से कोई संख्या नहीं दी गई है कि कितनी रूसी मिसाइलें टारगेट को हिट नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ज्यादातर गाइडेड रूसी मिसाइलों के साथ ही ये मुश्किल आई है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के अंदर रिहायशी इलाकों में जो हमले हो रहे हैं वो टारगेट मिस हो जाने का परिणाम है, या फिर जानबूझकर रिहायशी इलाकों में हमला किया जा रहा है। महायुद्ध में यूक्रेन को सबसे ज्यादा गहरे जख्म इस्कंदर मिसाइल ने दिए हैं, जिनकी मार से यूक्रेन कराह रहा है। ये इस्कंदर मिसाइल के वार का ही नतीजा है कि यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। पूरे यूक्रेन में इस वक्त गम और मातम पसरा हुआ है। ये विन्नीचा शहर की तस्वीरें हैं, जहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग फूल लेकर मृत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महिलाएं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हैं। पूरा शहर मातम में डूबा हुआ है। Більш за все мені прикріше за моє місто, за тих дітей, які дійсно вони загинули. Нічого не винні діти. Перепрошую, я не можу. लेकिन रूस अपने दुश्मनों पर कभी रहम नहीं करता है। ये तस्वीरें यूक्रेन के माइकोलाइव से आई हैं। माइकोलाइव के अंदर भी रूस ने 10 धमाके किए हैं। इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें साफ नजर आ रही हैं। अपार्टमेंट्स की खिड़कियों के शीशे चटक गए हैं और करीब से देखने पर इमारतों की दीवारों को हुए नुकसान की तस्वीर साफ होती है। यूक्रेन तो जैसे कारों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। इस विनाश लीला के बीच भी एक बचाव कर्मी मलबे से उठ रहे धुएं के बीच आग बुझाता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत हृदय विदारक दृश्य है, लेकिन युद्ध बहुत बेरहम होता है। इस जंग में रूस ने ऐसी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है कि यूक्रेन करा रहा है। इस्कंदर मिसाइलों ने भी यूक्रेन को बहुत गहरे घाव दिए हैं। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो ज्यादा सटीक निशाना लगा सकती हैं। इसे साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था। इस्कंदर मिसाइलों ने पूरे डॉनबास में कोहराम मचा रखा है। इस्कंदर मिसाइलें रूसी सेना के अलावा आर्मेनियाई सेना और अल्जीरियाई सेना में भी शामिल हैं। ये मिसाइलें 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को भी ले जा सकती हैं, जो इस मिसाइल से पैदा होने वाले खतरों को और ज्यादा बढ़ा देती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की सबसे लेटेस्ट मिसाइल इस्कंदर एम को 2018 में लॉन्च किया गया था। इन मिसाइलों को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लगातार हिट किया गया है, जिसने ज़ेलेंस्की को भी बेहद परेशान किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि यूक्रेन मिसाइलों की ताकत के आगे झुकेगा नहीं। रूस अलग अलग शहरों पर अलग अलग मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। माइकोलाइव शहर में जहां इस्कंदर कहर बरपा रहा था, तो वहीं कीव पर कैलिब्र मिसाइल काल बनकर टूट रही है। ठीक इसी तरह कैलिब्र मिसाइलों का इस्तेमाल रूस ने कीव के अंदर किया था।
काला सागर से लॉन्च की गई कलिब्र मिसाइलों ने भी यूक्रेन को गहरी चोट दी थी। खासकर रूस की नौसेना ने काला सागर के रास्ते यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर भी कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला बोला था। रूस की ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन मिसाइलों ने सीरिया के गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। पुतिन को बहुत उम्मीद थी कि कैलिबर मिसाइलों की चोट कीव को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन मिशन सफल नहीं हो सका। कीव पुतिन का ख्वाब ही रहा। इसकी अहम वजह क्या थी? दरअसल यूक्रेन लगातार ये दावे करता रहा है कि उसने रूस की एयर पावर यानी उसके लड़ाकू विमानों को टारगेट किया है। अगर किसी भी सेना को दुश्मन देश के आसमान पर कब्जा करना है तो सबसे पहले उसके आसमान पर अपने लड़ाकू विमानों का जौहर दिखाना ही होता है। लेकिन रूस ने अपने लड़ाकू विमानों से ज्यादा भरोसा अपने मिसाइल सिस्टम पर किया है। मिसाइलें आसमान से इमारतों और सैन्य ठिकानों पर गिरकर बर्बादी तो फैला सकती हैं, लेकिन वो खुद को नष्ट कर लेती हैं। इसलिए उनकी एयर पावर कभी भी सुपीरियर नहीं होती है। इन परिस्थितियों में लड़ाकू विमानों की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पास कोई बहुत कारगर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। फिर भी यूक्रेन के लोग जी जान से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। Вона не пам'ятала, їй говорили, що Ліза на даний час в лікарні в реанімації дитячій. Але кілька годин назад вона згадала. Вона пригадала, як загинула її дочка, як вона до неї тягнулася, а Ліза вже була мертва. अगर पुतिन चाहें तो अपने मिसाइल पावर का इस्तेमाल कीव को हिट करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कीव पर उन्होंने सिर्फ प्रतीकात्मक हमला ही किया। उस वक्त जब G7 की बैठक हो रही थी, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जानबूझकर पुतिन युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि जितना वो युद्ध को लंबा खींचेंगे उतना ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और बाइडेन की राजनीतिक ताकत अमेरिका में घटती चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन मिसाइलों के अलावा दूसरे विकल्प पर भी विचार करने पर मजबूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मिसाइलों की बात की जाए तो एक मिसाइल की लागत 20 से 25 करोड़ के बीच है। लेकिन ड्रोन 5 लाख में ही ज्यादा कारगर तरीके से सटीक हमला करने में माहिर होते हैं। शायद इसीलिए पुतिन खुद ईरान जाकर सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन्स की डील को पुख्ता करना चाहते हैं। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबा आने की वजह से पूरा हाईवे ठप पड़ गया, जिसकी वजह से चार धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिरते नजर आए। उनके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इस दौरान वहां एक खुदाई करने वाली मशीन भी खड़ी दिखाई दी, जो पहाड़ से गिरने वाले मलबे के बेहद करीब खड़ी थी। डर ये था कि कहीं खुदाई करने वाली मशीन मलबे की चपेट में न आ जाए। हालांकि वक्त रहते वहां खड़े लोगों ने उस मशीन को पीछे कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन पहाड़ टूटने की इस घटना की वजह से पूरी सड़क बंद करनी पड़ गई, जिस पर से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं असम के गोलपारा में एक गंदे तालाब में फंसे 6 हाथियों को लोगों की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बताया गया कि खाने की तलाश में हाथियों का झुंड वहां पहुंचा था। इस दौरान करीब 10 हाथी तालाब में नहाने के लिए उतर गए थे, जिनमें 4 तो किसी तरह बहकर निकल आए, लेकिन 6 हाथी कीचड़ से भरे तालाब में फंस गए।
इसके बाद गांव के कुछ लोगों की नजर तालाब में फंसे हाथियों पर पड़ी, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और वन अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की एक टीम फौरन वहां पहुंच गई। इसके बाद हाथियों को तालाब से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तालाब से हाथियों को निकालना नाक और चने चबाने के बराबर था। उन्हें बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को वहां बुलाया गया, जिसके करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद और वहां के लोगों की मदद से सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से ड्रोन दिखा है। सांबा सेक्टर और पुंछ में पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन दिखाई दिया है। सांबा सेक्टर में मांगूचक इलाके में कल रात करीब 10 बजे ये ड्रोन 300 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। वहीं पुंछ में ड्रोन दिखते ही सेना के जवानों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ निकल गया। ड्रोन दिखने के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया कि कहीं ड्रोन ने कोई हथियार या ड्रग्स तो नहीं गिराए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान सीमा पर फिर से ड्रोन देखे गए। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे बच्चों के लिए पुलिस के जवानों ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों की जान बचाई जा सकी। इस दौरान गंगा की तेज धारा में जीवन बचाने के लिए बड़ा संघर्ष दिखा। आगे आगे आगे। गंगा नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में 15 और 12 साल के 2 लड़के बहने लगे थे। बच्चों को डूबता देख उनके परिवार वालों ने शोर मचाया। तभी मौके पर ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के जवानों ने गंगा नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों की जिंदगी बचा ली। हरिद्वार की हर की पैड़ी में एक और घटना हुई। गंगा में डूब रहे 3 कांवड़ियों के लिए जल पुलिस के जवान देवदूत बन गए। जान हथेली पर रखकर जल पुलिस के जवानों ने तीनों कांवड़ियों की जान बचा ली। ऋषिकेश में 6 लड़कों का एक ग्रुप तपोवन के पास नीम बीच पर गंगा नदी में नहाने आया था। इस दौरान पानी के तेज बहाव में एक लड़का बहने लगा। उसे बचाने के लिए उसके 2 साथी आगे आए और तीनों तेज धारा में बह गए। इनकी खोज में एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। वहीं गुजरात के नवसारी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन चारों तरफ कीचड़ से बर्बादी का मंजर दिखा। लोगों की आशियाने तबाह नजर आए और बाढ़ में लोगों की गृहस्थी का सारा सामान बेकार हो गया। बच्चों की किताबें भीग गई, कईयों के तो कच्चे मकान ढह गए। बाढ़ की वजह से जीना मुहाल हो गया। लोग बेसहारा नजर आए। सड़कों पर कीचड़ का कब्जा दिखा तो बाढ़ ने मकानों में दरार ला दी। नवसारी के देवधा गांव में बाढ़ की वजह से मुसीबतें आ गई। सामान बांध गए थे, पूरा बिक गया और आधा चला गया। कपड़े जो बांधे थे वो सब चले गए। नवसारी के देवधा गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं। शुक्रवार को बाढ़ ने पूरे इलाके को डुबो दिया। लोगों के घरों का सारा सामान बह गया। तो मेरे ख्याल से अभी 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। अभी 2 दिन से खाना इधर हम लोग पहुंचा रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ कि दिन का जो घर वखरी था, जो कुछ भी घर में था, मानो तो गैस का सिलेंडर, गैस चूल्हा, कबाड़ सब वगैरह सब निकल गया घर में से। सैलाब गुजर चुका है, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर। नवसारी के इन डूबे इलाकों को पहले जैसा होने में अभी काफी वक्त लगेगा। देश में बारिश का कोराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट है। करीब 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी रहेंगे। वहां कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में कल यानी 18 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मतलब कि तेज बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश में आज और कल दोनों दिन जोरदार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल तेज बारिश होगी। बादलों के कोराम से शहर शहर त्रस्त है। कर्नाटक से लेकर गुजरात तक हर जगह बारिश की वजह से बर्बादी दिख रही है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश के पानी में कारवार अस्पताल डूब गया। अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में पानी घुस गया। वहीं गुजरात के वापी में बारिश के पानी में सड़कें बर्बाद हो गई। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उधर राजस्थान के बीकानेर जिले में भारी बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों में पानी भर गया। इसी दौरान एक ओवरब्रिज के पास एक यात्री बस पानी में फंस गई और फिर ट्रैक्टर की मदद से इस बस को निकाला गया। यात्री इस दौरान बस में ही फंसे रहे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है और वहां पर एक बस पानी में फंस गई, जिसे बाद में ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। इस दौरान तमाम यात्री बस में ही बैठे हुए थे। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश आफत बन गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर गिर गया। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश का कहर बरकरार है। बारिश की चपेट में आकर एक पावर प्लांट का ऐश डैम ढह गया और थर्मल पावर प्लांट की राख दूर तक बह गई। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन चारों तरफ कीचड़ से बर्बादी का मंजर दिखा लोगों के आशियाने तबाह नजर आए। अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर, साथ ही महाराष्ट्र की तस्वीर और गुजरात की तस्वीर, जहां पर लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और उसके बाद हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल की सीट तक पानी में डूबी दिखने लगी। जरूरी काम की वजह से लोगों को इस पानी में भी उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार जो पानी में उतर जाए वो आसानी से निकल नहीं पाता। ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं, तो अब आप तस्वीर। थोड़ी देर बाद न्यूज 18 की टीम की मदद से बाइक बाहर निकाल ली गई, लेकिन माल ढोने निकली गाड़ी तो घंटों तक फंसी रही। गांव का हाल यह है कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी लोगों को कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों के घर, खेत, मैदान, मंदिर, स्कूल, सरकारी दफ्तर सब कुछ पानी में समा चुके हैं, लेकिन इलाके में पक्के मकान हैं और लोगों की जान पर खतरा नहीं है, इसलिए बचाव टीमें भी इस गांव में नहीं आई हैं। लेकिन नवसारी जिला ऐसा है जहां पिछले 24 घंटों में पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, इसीलिए वहां राहत और बचाव के ऑपरेशन अचानक तेज कर दिए गए। अब उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाने लगी है जो 48 घंटों से भी ज्यादा वक्त से बाढ़ का सामना कर रहे थे और 2 दिन से आफत से लड़ते लड़ते अब उनकी आस भी टूटने लगी थी। नवसारी में बचाव टीमों की नाव में बैठे लोगों ने बताया कि अब पानी कई फीट कम हो चुका है। कितना खतरा है आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि कितना खतरा है। अभी तो कम से कम 60 फुट पानी कम हो गया है यहाँ पे। लेकिन 7 फीट पानी कम होने के बाद भी पानी इतना है कि नाव में बैठे लोगों को भी डर लगने लगे। नाव के अलावा फंसे हुए लोगों तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नवसारी में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने का काम बचाव एजेंसियां दिन भर करती रहीं। बचाव के काम में कई नावों को लगा दिया गया। जिन लोगों को निकालकर बाहर लाया गया उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने से लेकर उनके इलाज तक का इंतजाम किया गया। नवसारी और उसके आसपास के जिलों में हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों का अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे गुजरात के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी गुजरात में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिणी गुजरात ही है जहां नवसारी, डांग और गिर सोमनाथ जैसे जिले हैं जहां बाढ़ ने पहले से तबाही मचा रखी है। जबकि अगर और बारिश हुई तो सिर्फ बर्बादी बढ़ाने वाली होगी। गिर सोमनाथ जिले में कोडीनार ऐसी ही जगह है जहां बाढ़ की वजह से जिंदगी बेबस है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं। पानी के बीच ही पूरी गृहस्थी चल रही है। गलियां हो या घर का आंगन हो, पानी हर जगह पहुंच चुका है। शहर में नदियों का पानी ऐसे अंगड़ाइयां लेता दिख रहा है जैसे नदी के बीच में किसी ने इमारतें बनाई हो। लोगों को इंतजार है तो केवल आसमान से बरस रही आफत के थमने का। जूनागढ़ भी गुजरात के उन जिलों में है जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि खेत, मैदान, सड़कें सब कुछ पानी से लबालब हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का इजरायल और सऊदी अरब का दौरा अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। खबर थी कि इस दौरे में बाइडेन इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त उनकी इस कोशिश का असर भी होता दिखा जब सऊदी अरब ने इजरायल के विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस को खोलने का ऐलान कर दिया। और ऐसा हुआ बाइडेन के इजरायल से सऊदी अरब रवाना होने से ठीक पहले। बाइडेन ने भी इस फैसले की तारीफ करने में देर नहीं लगाई और इसे ऐतिहासिक बता दिया, जबकि इजरायल ने इसे सऊदी अरब के साथ दोस्ती का पहला कदम बताया। जिसके बाद ये अटकलें लगनी तेज हो गईं कि बाइडेन के दौरे से इजरायल और सऊदी अरब के रिश्तों पर लंबे समय से जमी बर्फ पिघल सकती है। इस बीच सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहे आदमी ने खुद के गोल्डी बराड़ होने का दावा किया और कैमरे पर कबूल किया कि उसने ही मूसेवाला की हत्या करवाई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में जो आवाज है वो गोल्डी बराड़ की है, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया।
न्यूज 18 को मिले वीडियो में उसने दावा किया कि वो ही गोल्डी बराड़ है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी और हत्याकांड के अहम किरदार गोल्डी बराड़ ने अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन उसकी आवाज ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की सारी कहानी बयां कर दी। खुद के गोल्डी बराड़ होने का दावा करने वाला कैमरे पर बता रहा था कि कैसे उसकी नफरत ने मूसेवाला की जान ले ली। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ। असल में गोल्डी बराड़ होने का दावा करने वाले आदमी ने जिन 2 हत्याओं की बात की उनमें एक उसका चचेरा भाई था, जबकि दूसरा विक्की मिद्दू खेड़ा था। और इन दोनों की हत्याओं के लिए बम्बीहा गैंग के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि सिद्धू मूसेवाला पर इस हत्याकांड के बाद बम्बीहा गैंग के लोगों को छिपाने का आरोप लगा था। और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की आंखों में खटकने लगे थे। इसके बाद ही जेल में बंद लॉरेंस और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ मूसेवाला की हत्या का प्लान तैयार करने में जुट गए थे। गोल्डी बराड़ जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला को खत्म कर देना चाहता था और इस बात को गोल्डी बराड़ ने कबूल भी किया। इसके साथ खबर राजस्थान से है। दरअसल राजस्थान के बीकानेर जिले में भारी बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों में पानी भर गया। इसी दौरान एक ओवरब्रिज के पास एक यात्री बस पानी में फंस गई और फिर एक ट्रैक्टर की मदद से इस बस को बाहर निकाला गया। यात्री इस दौरान बस में ही फंसे रहे। ये तस्वीर सामने आई है जिसमें एक यात्री बस पानी में फंस गई। भारी बारिश के बाद वहां पर पानी भरा हुआ है और फिर बाद में इस बस को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। देख रहे आदमी ने यह तक दावा किया कि मूसेवाला ने अपनी जान बख्श देने के लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऑफर भी दिया था। ਸੁਨੇਹਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਿਓ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ नहीं करोगे। लेकिन दावा किया गया कि उसने सिद्धू मूसेवाला के ऑफर को ठुकरा दिया और लॉरेंस के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी। और 29 मई को की गई इस हत्या की पूरी साजिश उसने कनाडा में बैठकर रची थी। हत्याकांड को अंजाम दिए जाने के बाद गोल्डी बराड़ कनाडा में ही कहीं छिप गया था। और अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद न्यूज 18 के हाथ लगे वीडियो में दिख रहा शख्स ये दावा कर रहा है कि वो ही गोल्डी बराड़ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में जो आवाज है वो गोल्डी बराड़ की है। इसके साथ ही पुलिस ने इस वीडियो की फोरेंसिक जांच की बात भी कही। वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसकी फोरेंसिक जांच हो जाएगी तो उससे कंक्लूसिवली पता चल जाएगा कि वाकया ही ये जो शख्स है वो है कि नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक जांच में भी अगर इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो में दिख रहा आदमी गोल्डी बराड़ ही है तो वो इस वीडियो को सिद्धू मूसेवाला केस की जांच का हिस्सा बनाएगी। मालकिन की हत्या करने वाला पिटबुल कुत्ता पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से एक जेल जैसे कमरे में बंद है, लेकिन उसने एक बार भी नगर निगम के किसी कर्मचारी या डॉक्टर पर गुस्सा तक नहीं दिखाया। इसीलिए अब लखनऊ नगर निगम की टीम के लिए इस कुत्ते का बर्ताव एक पहेली बना हुआ है। लखनऊ नगर निगम ने ब्राउनी नाम के इस पिटबुल कुत्ते को 14 दिन की नैतिक हिरासत में रखा है। कुत्तों को रखने के सबसे बड़े कमरे में ब्राउनी को रखा गया है। कमरे का साइज है 10 फीट बाय 15 फीट, लेकिन इस लंबे चौड़े कमरे में न तो उसका मालिक अमित त्रिपाठी है और न ही उसका कोई और जानकार। इसीलिए नगर निगम भी कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। बिना इजाजत किसी को ब्राउनी के पास जाने नहीं दिया जा रहा। ये वो कारागार है जिसमें के अंदर पिटबुल है और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है डू नॉट ओपन गेट विदाउट परमिशन। हालांकि हिरासत में आने के बाद से ही ब्राउनी एक कोने में गुमसुम सा बैठा रहा। पिटबुल है, पिटबुल हमेशा से इसी तरीके से जब से इसको कारागार में लाया गया है वो इसी तरीके से एक कोने में बैठा हुआ है। नगर निगम के लिए पहेली ये है कि उनकी हिरासत में शांत दिख रहे कुत्ते ने अपनी ही मालकिन की जान कैसे ले ली। मंगलवार को जिस वक्त ब्राउनी ने अपनी मालकिन की हत्या की उस वक्त अमित त्रिपाठी घर पर नहीं थे। पिटबुल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दे आर वन मैन डॉग, कि वो एक ही व्यक्ति को अपना मास्टर समझते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। अब नगर निगम की टीम अगले 14 दिन तक ब्राउनी के बर्ताव पर नजर रखेगी, क्योंकि ये कहानी अब तक हर किसी के लिए पहेली बनी हुई है कि आखिर कोई पालतू कुत्ता अपनी मालकिन की हत्या कैसे कर सकता है। ऊपर से लखनऊ के कैसरबाग इलाके के लोगों के लिए बीते मंगलवार का दिन बेहद खौफनाक रहा, जब उन्होंने 82 साल की हंसमुख महिला को अपने बीच से खो दिया।
बताया जा रहा है कि जिस वक्त ब्राउनी ने रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी पर हमला किया, उस वक्त अमित त्रिपाठी घर पर नहीं थे। अमित उस वक्त जिम में वर्कआउट के लिए गए हुए थे। जिस टाइम ये घटना हुई उस टाइम अमित त्रिपाठी जो पिटबुल से ज़्यादा लगाव रखते थे, उस टाइम घर पे नहीं थे, उस टाइम जिम ट्रेनिंग पे गए हुए थे। पड़ोसियों का दावा है कि अमित के घर से अचानक उसकी मां सुशीला की चीखों की आवाजें आने लगी। घर में मौजूद ब्राउनी को किस बात पर गुस्सा आया कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन वो अपनी ही मालकिन पर टूट पड़ा। उसने उनके पेट को नोचना शुरू किया। घर अंदर से बंद था, लेकिन चीखें घर के बाहर पहुंच रही थी। पड़ोसियों ने अंदर आने की कोशिश भी की, लेकिन घर बंद था। बाद में कुछ पड़ोसी दीवार फांदकर घर में पहुंचे। उन्होंने कुछ ईंटें भी ब्राउनी पर मारी, लेकिन कुत्ते पर ऐसा खून सवार था कि वो अपनी मालकिन को नोचता रहा। इसीलिए जो लोग उस खौफनाक घटना के गवाह बने, वो इसे कभी भूल नहीं सकते। इस बीच भारत के लिए भेजा गया रूस का सामान ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच गया, जहां से सारा माल भारत भेजा जाएगा। यह सारा सामान समंदर के रास्ते भारत पहुंचेगा। रूस की ट्रेन 6 जुलाई को रवाना हुई थी, जो एक दिन पहले ईरान पहुंची थी और ईरान में उसका शानदार स्वागत हुआ था। जिसके बाद भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंची रूस की ट्रेन 1600 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का इस्तेमाल करके बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच गई। ये ट्रेन 6 जुलाई को रूस के चेखोव स्टेशन से रवाना हुई थी, जो एक दिन पहले ईरान के सरखास रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यानी एक ट्रेन ने भारत, रूस और ईरान की दोस्ती की नई कहानी लिख दी। रूस ने अपना माल भारत भेजने के लिए पहली बार INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल किया।